साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, एकात्मक शासन व्यवस्था। सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं का टॉपिक लिया हुआ है, जिसमें कुछ विशेषताएं पढ़ चुके हैं और आज की हमारी विशेषता रहेगी, जो कि कल के लेक्चर का अधूरा पार्ट है। हमारा जो टॉपिक था एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें से संघात्मक शासन व्यवस्था को हमने कल पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में भी वो पढ़ेंगे जो हमने सबसे पहले तो वो पढ़ेंगे जो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, और फिर वो पढ़ेंगे कि एकात्मक शासन की वो विशेषताएं जो भारत में हमने अपना रखी है। तो जैसा संघीय शासन व्यवस्था में पढ़ा था, लगभग उससे विपरीत व्यवस्था हम इसमें देखने को मिलेगी हमें। तो अब इसको शुरू करते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था। देखो, एकात्मक शासन जो प्रणाली है वो सामाजिक और भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होती है। जिन देशों में सामाजिक विविधता कम होती है या एक जैसा ही समाज होता है, या फिर ये कहें कि कल्चर पूरा एक जैसा है, भौगोलिक क्षेत्र बहुत छोटा सा है, उसमें एकात्मक शासन का प्रयोग किया जा सकता है, या ऐसे देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जो स्थानीय सरकार है, यानी एक तो हमने केंद्र सरकार पढ़ाई है, केंद्र का शासन, केंद्रीय शासन कह दो, केंद्र का शासन या केंद्रीय सरकार कह दो, और एक हमने राज्यों की सरकार पढ़ा है, जिसको यहाँ पर हम लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं। अभी केवल संघीय शासन पढ़ रहे हैं, स्थानीय स्वशासन को आप वहाँ संविधान सरकार की तीसरी कड़ी से मत जोड़िएगा। यहाँ पर इकाइयों की जो सरकार है उससे कह रहे हैं, तो स्थानीय शासन हो गया, यानी जो राज्यों का शासन है। तो ये जो राज्यों का शासन है, इनको शक्तियां कहां से मिलती हैं? इनको शक्तियां केंद्र से मिलती हैं। केंद्रीय सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से राज्यों का निर्माण करती है, या राज्यों को कुछ शक्तियां सौंप देती है कि ये लो तुम संभालो, इन काम को तुम कर लो। हमने संघीय शासन व्यवस्था में हमने पढ़ा था कि केंद्रीय या संघ का शासन और राज्यों का शासन आपस में समकक्ष है, भाई भाई का रिश्ता है, पिता पुत्र का नहीं है। लेकिन इसमें कह सकते हैं कि ये पिता पुत्र का रिश्ता है। यहां पर शक्तियां राज्यों को कहां से मिल रही है? यहां पर केंद्र से शक्ति मिल रही सीधी। इनमें जो स्थानीय सरकार होती है, जो राज्यों की सरकार होती है, वो केंद्र सरकार के अधीन होती है, जबकि संघीय शासन में अधीन नहीं है। दोनों को संविधान से शक्तियां मिली है, समकक्ष है। एकात्मक शासन में सारी शक्तियां केंद्र में होती हैं। जैसे कि मान लो कानून निर्माण का काम है, नीति निर्धारण का काम है, वो केवल केंद्रीय सरकार ही करती है। राज्य सरकारें एक जो होती है ना, नगर निगम होती है, उसकी तरह इसमें काम करती है। हम नगर निगम को देखते हैं कि राज्य सरकार जो काम नगर निगम को सौंप देती है, वो काम नगर निगम करती है, राज्यों के हिसाब से करती है। तो एक तरह से जो राज्य सरकार है वो केंद्र के लिए नगर निगम की तरह काम करती है। यानी राज्यों के पास अपने संवैधानिक अधिकार नहीं होते हैं, केवल ऐसे अधिकार और शक्तियां होती हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें दिए जाते हैं। या केंद्र सरकार जो होती है वो अपने शासन को बढ़िया चलाने के लिए, सुचारू रूप से शासन चले, तो उसको चलाने के लिए कुछ शक्तियां उनको दे देती है, इस पर आप काम करो। लेकिन पूरा अधिकार अंततः एक संघ सरकार का होता है, केंद्रीय सरकार का होता है। जब चाहे शक्तियां वापस ले सकती है, यानी जो भी राज्य को करना होगा वो केंद्र के अनुसार करना होगा। ये होती है एकात्मक सरकार। अब देखो, एकात्मक सरकार की विशेषताएं
क्या क्या होती है, आप इसको चाहे साथ साथ हम लिख सकते हैं, आप हेडिंग डाल लो एकात्मक सरकार। इसमें लिखो एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। यानी एक ही सरकार होती है केंद्रीय सरकार, वो चाहे तो राज्य सरकार बना सकती है। एक तो एकात्मक सरकार की यह विशेषता है। अभी हम केवल एकात्मक सरकार की विशेषता पढ़ रहे हैं, उसके बाद भारतीय शासन व्यवस्था में जो एकात्मक शासन के लक्षण है फिर उनको पढ़ेंगे। आगे लिखो आप अगली विशेषता, संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। हम देखेंगे फ्रांस में संविधान लिखित है, ब्रिटेन में संविधान अलिखित है। तो आप ये लिख लो कि संविधान लिखित भी हो सकता है ब्रैकेट में फ्रांस, और अलिखित भी हो सकता है ब्रैकेट में ब्रिटेन। अगली विशेषता लिखो, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है तथा समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार के पास होती है, केंद्रीय सरकार के पास होती है। शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है, सारी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार के पास होती है। अगली विशेषता लिखो, संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी। यानी संविधान जो सर्वोच्च है, हम देखते हैं जापान में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं है। दोनों में एकात्मक व्यवस्था है, लेकिन अब संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है एकात्मक शासन में और नहीं भी हो सकता। तो ये लिख सकते हो, यानी संविधान सर्वोच्च हो सकता है जापान लिख लो ब्रैकेट में, और नहीं भी ब्रिटेन लिख लो। अगली विशेषता लिखो, संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। इसका भी यही उदाहरण है, ये कठोर संविधान, ये लचीला संविधान, ब्रैकेट में लिख सकते हो। न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, एक विशेषता ये हो गई। एक विशेषता ये लिख लो, विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है और एक सदनीय भी हो सकती है। द्विसदनीय विधानमंडल आप ब्रिटेन में देख लो, और एक तरफ चीन है, चीन में एक सदनीय विधानमंडल है। एक मिनट, चीन में एक सदनीय विधानमंडल है, जबकि ब्रिटेन में 2 सदन है। तो ये विशेषता हो गई एकात्मक सरकार की। अब इसके बाद आप लिखो, संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ भारत के संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी शामिल हैं। अब अगली हेडिंग डालो, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। एकात्मक विशेषताएं, इसमें आप नंबर 1 डाल के लिखो, एक सशक्त केंद्र। एक सशक्त केंद्र। कैसे है एक सशक्त केंद्र भारत? इसमें 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं अलग से। नंबर 1 लिख लो, संघ सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं। संघ सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं। नंबर 2 लिख लो,
समवर्ती सूची में विवाद होने की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य है। समवर्ती सूची में विवाद होने की स्थिति पर केंद्र का कानून मान्य है। तीसरा लिख लो भाई, ये वो लक्षण है जो एक केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं, तो वो लिख रहे हैं हम। भारतीय संविधान में एक सशक्त केंद्र की अवधारणा अपनाई हुई है जो कि एकात्मक शासन की विशेषता है। वो किस किस तरह से, उसमें तीसरा नंबर लिखो, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। आप देखोगे अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार किसको है, वो केंद्र सरकार को है। देखो, जो हमारी संघ सूची है उसमें मूल रूप से 97 विषय थे। उन 97 विषय में से जो सबसे आखिरी एंट्री है 97 नंबर पर, उस एंट्री का नाम है अवशिष्ट विषय। तो जो भी विषय संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में शामिल नहीं हो सके, उन विषयों को अवशिष्ट विषय मान लिया जाता है। तो अवशिष्ट विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। अगला एक, इसमें एक को चौथा पॉइंट लिख लो, विशेष परिस्थिति में राज्य सूची पर भी कानून निर्माण का अधिकार। विशेष परिस्थिति में राज्य सूची पर भी कानून निर्माण का अधिकार। कुल मिलाके हमने देखा कि केंद्र सरकार सामान्यतः संघ सूची पर काम करती है, उनके विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण विषय राज्य सूची की बजाय संघ सूची में ज्यादा है। और वो समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है, और दोनों में विवाद होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। अवशिष्ट विषय उसके है ही अपने उसी के अधिकार क्षेत्र में है। और विशेष परिस्थिति में आप देखोगे कि अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है संसद। तो एक सशक्त केंद्र को हमने अपनाया हुआ है। ये सारी चीजें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी केवल हम भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को समझ रहे हैं। अगली विशेषता लिखो, एकल संविधान। नंबर 2, एकल संविधान। तो ये आपको पता ही है, भारतीय संविधान में हमने एकल संविधान की अवधारणा को अपनाया है। केंद्र और राज्य का अलग अलग संविधान नहीं है, केवल भारत का अपना एक संविधान है जिसमें ही राज्यों को भी और केंद्र को भी शक्तियां दी गई है। हाँ, इसका एक अपवाद था पहले, जम्मू कश्मीर राज्य, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान था, विशेष परिस्थिति धारा 370 वहां पर काम करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। 2019 के बाद वो भी समाप्त हो गया है। तो एकल संविधान हमारी विशेषता है। देखो, एक सशक्त केंद्र में आपने 4 विषय लिख लिए थे कि किस किस कारण से वो शक्तिशाली है। अब एक दूसरे नंबर पर हेडिंग डाली, एकल संविधान। इसमें आप लिख सकते हो, सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था वाले राज्यों को केंद्र के अलावा अपना स्वयं का संविधान बनाने का भी अधिकार होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, लेकिन उसमें भी वर्तमान में ऐसा नहीं है।
अगली विशेषता, एकल नागरिकता। देखो, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता थी दोहरी नागरिकता, लेकिन हमने कौन सी अपना रखी है? एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान में हम सब भारतीय हैं, कोई भी राजस्थानी, मराठी, बिहारी नहीं है। सीधी सी बात है, हम सब भारतीय हैं। हमने एक नागरिकता को ग्रहण कर रखा है और अलग अलग राज्यों की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही नागरिकता भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है। तो ये हमने एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता को अपनाया है। अब है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताओं में इस टॉपिक पर अलग से एक लेक्चर बनेगा, तो इसको वहां पढ़ेंगे कि एकीकृत न्यायपालिका का क्या मतलब होता है। वैसे एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। अगली विशेषता लिखो, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी मतलब क्या है कि जो हमारा केंद्र का निर्वाचन आयोग है वो केंद्र के चुनावों के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी कराता है और इसके सदस्यों की नियुक्ति है, पद से हटाने की प्रक्रिया है, वो सारी केंद्र के हाथ में। तो इसमें लिख लो एक लाइन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग केंद्रीय चुनावों के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी कराता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति और पद से हटाने की प्रक्रिया भी केंद्र के हाथ में ही है। आप एक मोटे तौर पे ये समझ लो कि केंद्र शक्तिशाली है जहां वो व्यवस्था एकात्मक है, जहां राज्यों को अधिकार दिए जा रहे हैं वो संघात्मक है। अगली विशेषता, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, इसको आप कैग लिख सकते हो, CAG भी लिख सकते हो, पूरी को छोड़ के आप कैग लिख सकते हो। यानी भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो केंद्र के खातों की जांच तो कर ही सकता है, जो केंद्र के अकाउंट्स होते हैं उनकी जांच तो करता ही है, राज्यों के अकाउंट की भी जांच कर सकता है। और वही सेम सिस्टम है कि उनकी नियुक्ति और पद से हटाने की प्रक्रिया भी केंद्र के हाथ में। तो इसमें लिख लो, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र के साथ साथ राज्यों के खातों की भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति और पद से हटाने की प्रक्रिया केंद्र के हाथों में है। सातवीं विशेषता लिखो, राज्य अनस्वर नहीं है, या फिर ये लिख सकते हैं कि राज्य नस्वर है या अनस्वर नहीं है। अर्थात लिख सकते हो इसमें ये हेडिंग लिखो, राज्य अनस्वर नहीं, अर्थात नए राज्यों के निर्माण एवं विभाजन का अधिकार संसद को है। ये इसमें लाइन लिख लो। देखो कैसे हैं, जो अन्य संघीय देश हैं आप देखते हैं उनके विपरीत भारत में व्यवस्था को अपना रखा है। राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। संसद एक तरफा कार्रवाई करके, यानी राज्यों की कोई जरूरत नहीं है, और राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, एक राज्य का क्षेत्र दूसरे राज्य में शामिल कर सकती है। भारत की संसद ऐसा कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये एक शक्तिशाली केंद्र की अवधारणा है, तो एकात्मक शासन की विशेषता है। और
ये जो प्रक्रिया है नाम वाम बदलने की राज्यों का और ये सारी चीजें, ये साधारण बहुमत से ही हो जाती है भारतीय संविधान में। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, लचीला बिल्कुल। यहां तक कि इस प्रावधान को भारत के संविधान में संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आप आर्टिकल 3 पढ़ोगे जब उसको समझोगे तो वहां केवल साधारण बहुमत से यह काम हो जाता है, संविधान में संशोधन भी हो जाता है और वो संविधान संशोधन भी नहीं कहलाता है। तो इस तरह से भारतीय राज्य जो है या भारत का जो हमारा संघ है वो तो है अनस्वर, और जो राज्य है वो है नस्वर। इसके लिए अलग से हमने एक लेक्चर बना रखा है, उसको देख सकते हो, तो अलग से यहां समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। राज्य अनस्वर नहीं है, अर्थात नए राज्यों के निर्माण और विभाजन का अधिकार संसद को है। अगला लिखो, संविधान का लचीलापन और संविधान संशोधन में राज्यों की सीमित भागीदारी। नंबर 8 विशेषता, संविधान का लचीलापन। संघीय शासन व्यवस्था में हमने देखा था कि संविधान कठोर था। संविधान का लचीलापन और संविधान संशोधन में राज्यों की सीमित भागीदारी। भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको साधारण या विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, या तो साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से। यानी ये जो संविधान संशोधन की शक्ति है ये केवल केंद्र में निहित कर रखी है। राज्यों की भूमिका तो केवल तब आती है जब संघीय जो केंद्र राज्य संबंधों वाले प्रावधान है, संघीय शासन व्यवस्था वाले प्रावधानों में अगर कोई बदलाव करना है संविधान में तो राज्यों की इजाजत ली जाती है, वरना तो राज्यों का कोई रोल नहीं है संविधान संशोधन में। तो संविधान का लचीलापन और संविधान संशोधन में राज्यों की सीमित भागीदारी। अगली विशेषता लिख लो, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। देखो ध्यान रखना, राज्यों का जो समान प्रतिनिधित्व है वो संघीय शासन की विशेषता है, जो कि अमेरिका ने अपना रखी है, स्विट्जरलैंड में या शायद ऑस्ट्रेलिया में भी है। क्या है समान प्रतिनिधित्व और असमान? यानी जो हमारी राज्यसभा है, जो उच्च सदन है, उसमें जो राज्यों से व्यक्ति चुनकर आते हैं, तो क्या प्रत्येक राज्य से समान लोग चुनकर आते हैं या जनसंख्या के आधार पर चुनकर आते हैं? तो भारत में तो प्रत्येक राज्य से अलग अलग संख्या है। जैसे हम देखते हैं राजस्थान से 10 लोग राज्यसभा के लिए चुनकर जाते हैं, किसी राज्य से एक ही सदस्य चुनकर जाता है, तो किसी से यूपी जैसे राज्य से 31, तो वहां पर यूपी का ज्यादा महत्व हो गया राज्यसभा में। जबकि हम देखते हैं यूएसए में प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्ति चुनकर जाते हैं, 50 राज्य हैं, टोटल 100 सदस्य हैं वहां पर। हो सकता है अभी कोई लेटेस्ट कुछ बदलाव आ गया हो। तो राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर कठिन सवाल आया तो यहां फंसा सकता है एग्जामिनर, तो इसको ध्यान रखना कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है, और भारत में असमान प्रतिनिधित्व अपनाया गया है, जो कि एकात्मक शासन की विशेषता है। इसमें लिख लो, भारत में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। किसी राज्य से 1 सदस्य ही है तो किसी से 31 सदस्य भी है। जबकि अमेरिकी सीनेट में
प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य होते हैं। सीनेट वहां के उच्च सदन को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में भी समान प्रतिनिधित्व है। और ये सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच के समान होता है। अगर समान प्रतिनिधित्व है तो उसके लिए एक सुरक्षा कवच है, अगर नहीं है समान तो फिर उसका कोई महत्व नहीं, जिसका एक ही सदस्य राज्यसभा में। तो सीधा सा है कि समझने की बात यह कि संघीय शासन व्यवस्था में राज्यों के पास भी अधिकार होने चाहिए, लेकिन जिस राज्य के पास मान लो राज्यसभा में 1 ही सीट है, 2 ही सीट है, तो उसकी बात का महत्व कितना ज्यादा या कितना कम होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो असमान प्रतिनिधित्व एकात्मक शासन की विशेषता है। अगला प्रावधान लिखो आप, आपातकालीन प्रावधान। 10वीं विशेषता, भारतीय संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था की 10वीं विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। इनको अलग से डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, यहां समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह समझ लो कि आपातकाल जब भी लगता है तो शक्ति केंद्र सरकार के पास आ जाती है। मोटे तौर पे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अखिल भारतीय सेवाएं, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी एकात्मक शासन की विशेषता है जो कि भारत में अपना रखी है। IAS, IPS, IFS 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज है भारत में। अगली विशेषता है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। इससे भी केंद्र के पास एक ज्यादा शक्ति का एहसास होता है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, तो केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति। कहीं ना कहीं राज्यपाल, ऐसा देखा गया है पहले कि राज्यपाल अपनी स्वामी भक्ति साबित करने के लिए या अपने जिस देश की, जिस पार्टी की सरकार ने उनको वहां भेजा है, केंद्र की सत्ताधारी दल ने, उसके प्रति वफादारी दिखाते हुए देखा गया कई बार, कई मामलों में। तो यह भी एक एकात्मक शासन की विशेषता है जो भारत में अपनाई गई है। अगली विशेषता है राज्यों के विधेयकों पर वीटो। राज्यों के विधेयकों पर वीटो, या राष्ट्रपति द्वारा वीटो लिख सकते हो। हम देखते हैं जब राज्य सरकार में डिटेल में आएगा कि कोई भी जब विधेयक राज्य विधानमंडल में आता है तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है। तो एक केंद्र सरकार का एक वीटो हो गया एक तरह से। अगली विशेषता लिखो, राज्य सूची के विषय पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। राज्य सूची के विषय पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। विधि मतलब कानून, आर्टिकल 249। अगर हम देखते हैं एक प्रावधान है कि अगर राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को अपने सदन के जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं उनके 2/3 बहुमत से किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, यानी कोई राज्य सूची का विषय है, राज्यसभा उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे अपने विशेष बहुमत से, तो उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। तो ये प्रावधान है, ये भी एकात्मक शासन की विशेषता है। अगला है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एकात्मक शासन की विशेषता उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला लिखो, अगली विशेषता, योजना आयोग ने वित्तीय केंद्रीयकरण स्थापित कर लिया था। योजना आयोग ने वित्तीय केंद्रीयकरण स्थापित कर लिया था। अगली विशेषता लिख लो, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 17वीं विशेषता। और भी विशेषताएं मिल जाएगी, अभी मुख्य मुख्य यही विशेषताएं, इनसे बाहर सवाल जाने की कोई संभावना नहीं है, और जाएगा तो फिर ये मान लो उस सवाल को कोई सही भी नहीं कर पाएगा। तो बहुत डिटेल में हमने इसकी विशेषताओं को समझ लिया है। जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद 246A जोड़ा गया, जो कि संसद और राज्यों के विधान मंडलों को जीएसटी के बारे में कानून बनाने की शक्ति देता है। और इसमें जो अंतर राज्य व्यापार होता है, या ये कहें कि इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है, अगर अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य के लिए, तो फिर संसद ही इसके लिए कानून बनाता है, संसद को अधिकार है। तो ये भी कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ झुका हुआ है, और इन्हीं केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियों के कारण आलोचक भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक कहते हैं। देखा ना, हमने संघीय शासन व्यवस्था के साथ कितनी सारी एकात्मक शासन व्यवस्था पढ़ ली। तो इसलिए इसको, भारतीय संविधान को, बहुत से आलोचक अर्धसंघात्मक कहते हैं। अब कौन सा आलोचक किसको क्या कहता है इस संघीय शासन व्यवस्था के बारे में या एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, उसको अपन क्या करेंगे, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उन जो भी विचारक हैं उनकी जो राय है उसको उस पर डाल देंगे, और आप वहां से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बोलना है उनको, तो वहां से आप उनको कॉपी करके अपने नोट्स बना लेना। लगभग 10-12 राइटर्स का हम वहाँ पर आपका मटेरियल भेज देंगे, किसी ने इसके बारे में क्या क्या कहा है भारतीय व्यवस्था के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर अलग से लिख लो, जीएसटी तक हमने लिख लिया था, तो इसमें लिख लो आप, इन्हीं केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियों के कारण आलोचकों के द्वारा भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक कहा गया है। नेक्स्ट, संघीय शासन व्यवस्था में राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं, अर्थात शक्तियों का प्रवाह राज्यों से केंद्र की तरफ होता है। ये केंद्र हो गया, ये राज्य हैं बहुत सारे, वहां से शक्तियां केंद्र की तरफ आ रही है, यानी राज्यों ने केंद्र को शक्तियां दी है। और अगली लाइन में लिखो, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है और शक्ति का प्रवाह केंद्र से राज्यों की तरफ होता है, तो फिर उल्टा हो जाता है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का प्रवाह केंद्र से राज्यों की तरफ हो जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में कनाडा का भी मॉडल था, जो हमने ये जो उदाहरण दिया है ये अमेरिका के मॉडल से दिया है। अब आगे लिखो, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्र सरकार में निहित होते हैं, जबकि संघीय सरकार में शक्तियां और कार्य संविधान के द्वारा
केंद्र और क्षेत्रीय सरकार तथा उसकी इकाइयों की सरकार में विभाजित होती है। आगे लिखो, एकात्मक व्यवस्था वाले प्रमुख देश। इसमें लिखो ब्रिटेन, जापान, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, चीन, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि। अगला लिखो, संघात्मक व्यवस्था वाले प्रमुख देश। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ब्राजील, रूस, भारत, अर्जेंटीना आदि। अगली लाइन में लिखो, अतः भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण दोनों के तत्व एक साथ पाए जाते हैं। तो साथियों, ये आज का हमारा टॉपिक था, एकात्मक शासन व्यवस्था। इसके आगे विचारकों के जो विचार है संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, कि किस विचारक के क्या विचार है, टेलीग्राम चैनल पर जे कुमार पॉलिटी ऑफिशियल से जुड़कर वहां से इसको आप अपने नोट्स में उतार लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।